अच्छा जी, मैं पिछले सत्र में आई थी, पिछले महीने ही, जहाँ मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सही काम करने के रास्ते में मेरी जो सबसे बड़ी दुविधा है, वह यह है कि अकेलापन महसूस करती हूँ और पुरानी बातें याद आती हैं। इस पर आपने कहा था कि विद्रोह पूर्ण करना पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, ये सारी जगह एक होती हैं, तो विद्रोह पूर्ण करना पड़ता है। मेरे घर के माहौल मेरी माताजी के गुज़र जाने के बाद कुछ ऐसे थे जिसमें काफ़ी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी मेरे साथ। काम भी करना, घर का काम भी देखो, मुझसे सब नहीं होता था, जिसकी वजह से काफ़ी कलह और कलेश रहता था घर में। पिछला सत्र अटेंड करने के बाद मैंने हिम्मत जुटा के अब मैं अपने घर से अलग रह रही हूँ, एक अलग जगह पर काम भी कर रही हूँ और चीज़ें कुछ बेहतर हो रही थीं। जो मुझे दूसरा काम भी करना था, मैं वीगनिज़्म के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं उसके लिए भी कुछ रिसर्च करना शुरू किया था। संस्था में काम करने के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। इन सब के बीच मेरा एक रिलेशनशिप भी था, जो कुछ दिनों पहले ही टूट गया। इस रिश्ते की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि मैंने उन्हें समझाने पर उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया था। वो लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, वो यूज़ करना उन्होंने छोड़ दिया था। कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। पढ़ाई वगैरह की चीज़ों में मैं मदद कर दिया करती थी। लगभग 1 साल हम साथ रहे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे यह कहकर छोड़ दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, यह रिलेशनशिप मुझे बोझ लगता है और किसी ऐसी जगह काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब से संबंधित काम होता है और उसके लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी पड़ेगी और मैं तुमसे बातचीत नहीं कर पाऊँगा, मिल नहीं पाऊँगा। तो आगे जाके चीज़ें ख़राब ही होनी थी, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं अभी ही सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने यह कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से तंग आ चुका हूँ। मैंने आपकी वीडियोज़ उनके साथ शेयर की, किताबें भी दी थी, लेकिन एक भी वीडियो उन्होंने देखी नहीं, एक भी किताब उन्होंने पढ़ी नहीं। उनका ये कहना था कि तुम्हारा यहाँ सत्र में जाना भी मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरा मन फिर से अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो साथ रहने की कोशिश कर सकते थे, छोड़ना ज़रूरी नहीं था। मेरा मन हमेशा चाहता है कि कोई हो साथ में। एक सुंदर और सच्चे रिश्ते की कमी हमेशा महसूस होती है। ऐसे में मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि सही काम करने पे ध्यान दें और बगल में किसी पुरुष का होना ज़रूरी नहीं, अकेले भी जिया जा सकता है एक सुंदर लक्ष्य के लिए। सच में चाहती हूँ कि एक सुंदर और सच्चा रिश्ता हो जीवन में, जो कभी टूटे ना। इसी के बीच जब मैंने संस्था में काम करने के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था और मुझसे कहा गया था कि आप आ जाइएगा एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए। लेकिन कुछ मन में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। मैं कभी अपने घर से अलग रही नहीं हूँ, मैं पहली बार रह रही हूँ। मैंने आज तक कभी साइकिल नहीं चलाई, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। मैं ये सब सीखना चाहती हूँ। मन में ये भी आता है कि कुछ और पैसा भी कमाया जाए, ताकि जो मुझे काम करना है वो मैं कर सकूँ, एटलीस्ट एक कोशिश तो कर सकूँ। अभी फ़िलहाल मैं क्लासेस में पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मेरी एक गवर्नमेंट जॉब थी, उससे पहले एमएनसी में काम किया है, उससे पहले एक इंटरनेशनल बैंक में भी काम किया है। अभी जहाँ पढ़ा रही हूँ, वो इन पुरानी जगहों से मुझे थोड़ी बेहतर लगती है। अब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सब छोड़ के संस्था में आ जाऊँ और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहीं वो, या फिर मैं थोड़ा और समय लेके कुछ सीखना चाहती हूँ तो सीख लूँ। मैं क्या करूँ इस मोड़ पे? धन्यवाद। देखिए, संस्था में आने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना। वो प्रोसेस भी मैंने ही बनाया है। तो संस्था में आपको आना चाहिए या नहीं, उसका उत्तर तो प्रक्रिया खुद ही दे देगी। अभी आप किन किन चीज़ों की बात कर रही हैं? बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही हैं।
आप कह रही हैं कि आप कुछ काम है सीखना चाहते हैं। आप ड्राइविंग और साइकिलिंग सीखना चाहती हैं, कुछ और चीज़ें भी करना चाहती हैं, अच्छी बात है, वो तो ठीक है। पर वो आप दिन भर तो नहीं करने वाली, तो वो ठीक है, वो तो आपकी एक तरह से रुचियों में आ गया, हॉबी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक है कि संस्था में आप आना चाहती हैं, अगर संस्था आपको चयनित कर ले तो ये दूसरा मुद्दा बताया। तीसरा बताया है कि आपका ब्रेकअप हो गया है। तो अभी इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण या दुखदाई हो रही है? संबंध टूटना दुखदाई तो है आचार्य जी, लेकिन जीवन में सही काम भी करना है। और अब ऐसा है कि अब मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। पहले जब मैंने अप्लाई किया था संस्था के लिए, उन्होंने पूछा था कि क्या आप घर से अलग रह के यहाँ आके रह सकते हैं, तो तब मैंने नहीं कह दिया था। लेकिन सिंस अब ऐसा नहीं है, तो मैं इस बारे में मतलब मैं आ सकती हूँ, ऐसा है। लेकिन फिर भी कुछ है अंदर जो रोक रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। एक मेरी संगति की बात थी जो खराब हो गई, और एक काम से रिलेटेड चीज़ है। देखिए, अपनी जिम्मेदारी एक अंतिम बिंदु पर आकर स्वयं को लेनी पड़ती है। एक दूसरे दफ़े पर भी मैंने कहा था कि मुझे योद्धा ढालने हैं, बच्चे नहीं पालने हैं। तो संस्था में कोई मेरी जिम्मेदारी पर ना आए, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी पर आता है वो मेरा बच्चा बन जाता है, और मैं बहुत भुगत चुका हूँ। शादी ब्याह नहीं किए, अपने नहीं किए, लेकिन पाले ही जा रहा हूँ, पाले ही जा रहा हूँ। 28, 30, 32 साल के हुड़दंग हैं, वो पल रहे हैं, गोदी में सुसु कर रहे हैं, मेरी करे ही जा रहे हैं, तो और नहीं पालने। कॉलेज के दिनों में, उसके बाद कुछ देवियां थी मेरे भी जीवन में जो आतुर थीं कि विवाह कर लो। बेचारियों का दिल तोड़ा मैंने। तो कई बार लगता है कि उनका श्राप लगा है। कि बेटा, जिस झंझट से बचना चाहते थे तुम, वो तुमको बिना शादी किए ही मिलेगा। लो पालो, पालते ही जाओ। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं ना, उसमें मुझे अपने लिए खतरा दिख रहा है। मुझसे पूछ के थोड़ी आओगे, मैं क्या बताऊं। मैंने एक प्रक्रिया बना दी है, उस प्रक्रिया पर आप खरे उतरते हो तो आ जाइए। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है और मुझे आपसे बड़ा स्नेह भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे अपने मिशन से है। और ये बात ठीक है ना, न्याय है ना इस बात में। इंसानों को ज़्यादा मानूं या अपने मिशन को? तो अब किसी इंसान की वजह से अगर मेरा मिशन ही ऊपर नीचे होने लग जाए तो मैं तो नहीं स्वीकारूंगा, और ऐसा हो जाता है। आप भीतर आएंगे, आप इसलिए आएंगे कि आप सहारा बने मेरा, आप मेरा समय बचाएं। आप अगर भीतर इसलिए आ रहे हैं कि आपको सहारा दिया जाएगा तो गड़बड़ है, क्योंकि संस्था हमारी बहुत निर्मम जगह है। वहाँ ये सब नहीं हो पाता कि फलाने को चोट लगी है, फलाने को सांत्वना दे दो। लड़ाई के मैदान में एक सैनिक दूसरे को जाके क्या मलहम लगा रहा होता है? वहाँ गोलियां चल रही हैं, किसको पता है कि बगल वाले का क्या हाल हो रहा है। तो अगर आप इस उम्मीद से आएंगी कि ये जगह एक पनाहगार की तरह है, तो शरणार्थी नहीं चाहिए। शरणार्थी समझते हो ना, रिफ्यूजी, कि दुनिया से हट करके रिफ्यूज लेने आए हैं, वो नहीं।
क्योंकि मेरा समय अगर आपकी देखभाल में बीत जाएगा तो मेरे मिशन की देखभाल कौन करेगा? और वो काम ज़्यादा बड़ा है ना, किसी भी व्यक्ति से वो काम ज़्यादा बड़ा है जो करोड़ों व्यक्तियों की भलाई के लिए है ना? तो अपनी जिम्मेदारी पर आइए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अंदर आने के बाद आप आचार्य जी से मिलवा दो, आजकल समस्या चल रही है, हम आजकल काम नहीं कर पा रहे, आचार्य जी सलाह दे दीजिए क्या करें, या बहुत परेशान चल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ये मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरे पास किसी की परेशानियां मिटाने का कोई वक्त नहीं है। सोचिए अभी मैं अगर 2-4 लोगों से व्यक्तिगत तल पर ही बात कर रहा होता तो ये सत्र कौन ले रहा होता? मैं 100 लोगों से बात कर सकूं, इसके लिए ज़रूरी है ना कि एक आदमी से मैं जितनी बातें करता था उन बातों को बंद करूं। लेकिन जितने व्यक्ति होते हैं सबकी चाहत यही होती है कि हमारी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझा दो, वो भी किसी एकांत में। वो मैं कर सकता हूँ, बहुत बहुत सालों तक मैंने करा भी है। लेकिन मैं कोई अमर होके तो नहीं पैदा हुआ, 10-20 साल और जीना है। उसमें मैं अगर एक एक करके लोगों से बात करता रहूं, उनकी समस्याएं सुलझाता रहूं, तो सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों से फिर कौन बात करेगा? तो मुझे लो मेंटेनेंस वर्कफोर्स चाहिए, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। समझ में आई बात? मेंटेनेंस कम मांगे और धड़धड़ा के चले। मेंटेनेंस समझते हो ना क्या होता है? अटेंशन मांगना, कि मेरा ही समय मांग रहे हो, मेरा ही समय मांग रहे हो, अटेंशन दीजिए तो काम करेंगे, अटेंशन दीजिए तो काम करेंगे। मिशन को इस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे राडार में ही कहीं ना आते हो, चुपचाप मशीन की तरह अपना काम करते जाते हो। और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मशीन जो मेरे राडार में बार बार आते हो वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मेरा समय खराब कर रहे हैं, और मेरे पास समय की बहुत बहुत कमी है। अपना काम करो और अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ, क्वालिटी के साथ करके निपटाते चलो। और जब एक काम में अपनी गुणवत्ता, सक्षमता प्रदर्शित कर दोगे तो उससे ऊपर का काम मिल जाएगा। एक नई छोटी संस्था में काम करने का यही फायदा होता है ना, आप अगर अच्छा काम करते हो तो वो दिख जाता है, 2-4 महीने के भीतर ही दिख जाता है, बंदा है, काम कर रहा है, इसे अब और ऊपर का काम दो। ये छोटी लड़ाई जीत रहा है, अब इसे और बड़ी लड़ाई में धकेल दो। समझ आ रही बात? तो ये आपको निर्णय करना है। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि जो काम मैं यहां आप सबके साथ कर रहा हूं, ये मैं संस्था में नहीं करता। आपने अभी ऐसे सवाल पूछ लिया, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, पर संस्था में हमारा कोई साथी आएगा और इस तरह से मुझे अपनी पूरी व्यथा सुनाएगा, मैं कोई उत्तर नहीं देता। मैं कहता मजबूत आदमी हो, जवान हो, देखो अपना खुद। मैं इस तरह से एक एक कमरे में जाकर सफाई करने लग गया तो फिर तो मैं यही करता रह जाऊंगा ना। मैंने तुमको जीवन के कुछ सिद्धांत दे दिए हैं और बार बार और बहुत गहराई से समझा दिया है। अब उन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में तुम खुद उपयुक्त करके देख लो। बड़े हो, वयस्क हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि आकर के मेरी गोद में बैठ जाओ। ये समझ में कुछ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हम पारंपरिक तरीके की संस्था नहीं है, हम कोई पुराने ढर्रे का आश्रम वगैरह नहीं है कि आप वहाँ आते हो तो एकदम वहाँ पर शीतलता होती है, शांति होती है, खूब बहुत सारी विस्तृत जगह होती है जो मुफ्त में मिल गई होती है क्योंकि किसी ने आकर के दान कर दिया कि अरे गुरुजी बहुत महान है, चमत्कार करके दिखाए थे, चलो तुरंत इनको 2 बीघा ज़मीन दान में दो। हमने ना कोई चमत्कार करा है, ना हम महान हैं, हमने तो जो भी पाया है 1-1 रुपया अर्जित करके बड़ी मेहनत से कमाया है, उसी से थोड़ी सी ज़मीन है, उसी से कुछ काम होता है। और वहाँ अंदर आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ दूर खूंटे से एक प्यारी सी गौ माता बंधी हुई है और रंभा रही है और आप भीतर आएँ और आपको गर्मा गर्म कहा जाए आइए बैठिए आराम करिए। एकदम वहाँ सब आराम ही आराम कर रहे हैं जैसे होता है आश्रमों में।
यहाँ तो भीतर आओगे तो कारखाना है, फैक्ट्री है, और सब दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री है, बत्तियां कभी बंद नहीं होती। चोर उचक्के लुटेरे सब बेचारे मायूस हैं, कह रहे थे 24 घंटे यहाँ पे ताने मारते हैं, सो तो जाया करो। गार्ड रखा गया, इन लोगों की बाइकें बाहर खड़ी रहती हैं, तो उस गार्ड को हम बार बार जाके जगाते हैं। गार्ड का काम होता है कि जब हम सो रहे हो तो वो जगाओ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम सो रहे हैं गार्ड जगा हुआ है, उल्टा होता है, हम जगे होते हैं गार्ड सो रहा होता है। ऐसा कारखाना है वहाँ, लगातार तनाव का माहौल है, हाई प्रेशर जोन है, सबके लिए है ही नहीं। वो जो दबाव झेल सकते हैं, जिनमें गुदा है, दम है, आए, नहीं तो बिखर जाते हैं फिर लोग, बिखर जाते हैं फिर हमें ही गरियाते हैं कि देखो क्या 16 घंटे काम कराया। 16 घंटे इसलिए तुमने करा क्योंकि तुम से 6 घंटे में निपटा नहीं। काम तो 4 घंटे का था, तुम्हें 6 भी दिए गए, तब भी तुम 16 घंटे तक करते रहे, उसके बाद भी रायता फैला के चले गए, फिर किसी और ने निपटाया और रो अलग रहे हो बाहर जा करके कि 16 घंटे काम कराया। तो ये पके हुए योद्धाओं की जगह है। आ रही बात? ये नहीं कि वहां पे 2 लोग बैठ के उधर कोने में ध्यान कर रहे हैं, 4 वहां बैठ के माला फेर रहे हैं, उधर वहां कोने में भजन चल रहा है, 3-4 सोए हुए हैं आंखें बंद करके, लोगों को लग रहा है समाधि में है। ऐसे नहीं होता। यहाँ तो कोई काम के समय सोता पाया जाता है तो फिर दे दनादन भी हो जाता है। आ रही बात कुछ समझ में है? अब वो ब्रेकअप वाली बात है, क्या है उसमें? भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। क्या करोगे क्या? एक अपनी ही देह मिल गई तो आदमी कहलाता है बद्ध। एक देह ही अपना कैद खाना बन जाती है ना, अपनी ही देह। जीवन में एक और देह पाल के क्या करना है? जेल विद इन अ जेल। ये जो पिंजड़ा है यही पर्याप्त नहीं है क्या पंछी के लिए कि एक और पिंजड़ा जीवन में आमंत्रित करना है और फिर शोक मनाना है कि पिंजड़ा मोरो उड़ गो? जो पंछी भीतर बैठा कलप रहा है उसको तो पंख कभी दे नहीं पा रहे, एक पिंजड़ा और ला करके रख लेना है और फिर उसमें। ये वैसा तो नहीं है जिसको बोलते हैं कि रिलेशनशिप ऑन अ रिकॉइल। कई बार लोगों का जब ब्रेकअप होता है तो जल्दी से दूसरा रिश्ता बनाते हैं फिर, क्योंकि जीवन में बड़ी अपूर्णता लग रही होती है। तो जवान लोगों को सलाह दी जाती है कि बेटा किसी ऐसे से रिश्ता मत बनाना जो तुम्हारे पास रिकॉइल पे आ रहा हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास बस ऐसा ही आ रहा है कि जल्दी से एक कमी है वो पूरी कर लो, कुछ दिन तक तुम्हारे पास रहेगा फिर भग जाएगा। तो संस्था की तरफ भी रिकॉइल पर मत आ जाइएगा, बहुत सोच समझ कर देख कर आया जाता है। हॉबीज़ वगैरह के लिए पर्याप्त समय रहता है। लोग हैं यहाँ पर अपना, आप ड्राइविंग कह रही हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबने शायद यहीं आकर के ड्राइविंग सीखी है, खेलते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। जो करना चाहते हैं उनके पास हर चीज़ के लिए समय है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने की वजह सही होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? कुल मिलाकर ये है कि मुझे परेशान मत करो।
नहीं समझ में आया। जो लोग आसानी से चोट खा जाते हो, संस्था अभी उनके लिए नहीं है, क्योंकि संस्था में तो चोट ही चोट पड़ती है। आहत चेहरे, आहत आंखें, हर्ट एक्सप्रेशंस, इन सब के लिए संस्था में कोई जगह नहीं है। मामला बिल्कुल पत्थर जैसा होना चाहिए, चोट पड़ती रहे, आप अडिग रहो। क्या ये सब सुनने में बहुत क्रूरतापूर्ण लग रहा है? यदि लग रहा है तो ये आपकी देन है, आपका उपहार है, आपकी बरकत है, आप समाज हैं, आपने हमें ये भेंट दी है कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी है। जो भी कर रहे हैं आपकी खातिर कर रहे हैं। कठोर भी अगर होना पड़ रहा है तो इसलिए कि कठोर नहीं होंगे तो आप ही चोटें दे दे के मार डालेंगे। हमारे काम में कोमलता के लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। आप ही दिन रात इतनी चोटें देते हैं, इतनी चोटें देते हैं कि हम कब के खत्म हो गए होते अगर कोमल होते तो। और कोमल थे कभी। आपको तकलीफ हो जाती है, वो बोल देते थे कि क्यों जा रही हो संस्था में, वो शिविर में। शिविर भर में आने के लिए कोई आपको टोक देता था तो वो बात आपको चुभती थी ना। और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो तो संस्था में काम ही कर रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। सोचिए उनको कितना टोका जाता होगा, कितने व्यंग बाण मारे जाते होंगे, वो कैसे जी रहे हैं। आपको 3 दिन के लिए आना था, किसी ने कुछ कह दिया, आपको चोट लग गई। और जिन्होंने संस्था को घर ही बना लिया है उनको कितनी चोटें पड़ती होंगी, थोड़ा उनका भी ख्याल करिए। और फिर आप कहते हैं हमें व्यंग मार दिया, हमें 3 दिन का, तो हम कुछ, आचार्य जी कुछ इलाज बताइए। आचार्य जी क्या इलाज बताएंगे? कुछ नहीं, यही इलाज है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हो गया, बात खत्म। उपेक्षा, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मैं इन बातों से मैं अगर आहत होने लग जाऊं तो सोचो क्या होगा फिर। यहां तो आते हैं जो पानी पी पी कर बद्दुआएं देते हैं, कहते हैं मैं जिंदा रहना चाहता हूं उस दिन तक जिस दिन तक तेरी जलती हुई लाश देख लूं। ये उदित खड़े हैं सामने, ये पूरा एक कंपाइलेशन बनाते हैं जो चुनिंदा बद्दुआएं आती हैं उनके, और रोज ऐसी कम से कम 20 रहती हैं। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि तुझे अपने हाथों से मारूं। अब जहाँ पे ऐसा माहौल है वहाँ पे आप आकर कहें कि मेरे आंसू निकल आते हैं जब कोई मुझे थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, तो हम आपकी क्या फिर सेवा करें बताइए? हर तरफ से तनाव है, हर तरफ से दबाव है, सीधे सीधे युद्ध है। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है हमने उससे पंगा ले लिया है। वो चुप बैठता नहीं है, वो जितना
हमें चोट पहुंचा सकता है, दिन रात पहुंचाता है। ये सब जानने के बाद भी अगर लगता है कि आप आ सकते हैं तो स्वागत है। फिर बोल रहे हैं कि बंदूक लेके आइएगा, झुंझुना लेके नहीं। योद्धा चाहिए, बच्चे नहीं। अब बच्चा होने के साथ समस्या मालूम है क्या है? बच्चे आप वास्तव में तो है नहीं। बच्चे आप वास्तव में तो है नहीं। जो बच्चे बन के आते हैं ना, उनने बेईमान होना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा होना ही पहला झूठ है। बच्चा होना ही पहली बेईमानी है ना। तो फिर आगे और वो तगड़ी तगड़ी बेईमानियां करते हैं, लंबी बेईमानियां, छोटी मोटी भी नहीं। और बात बात में, हर बात में। बच्चा होने का ये अंजाम होता है कि आपको बेईमानी करनी ही पड़ती है। पहली बेईमानी उसी क्षण हो गई जिस क्षण आपने अपने आप को बच्चा घोषित कर दिया। जब तक लगे तैयारी पूरी नहीं है तब तक कोई और काम धंधा करिए, डोनेशन भेज दिया करिए। जहां कहीं भी बढ़िया कमा सकती हैं वहीं कमाती रहिए। वो ज़्यादा बड़ी सेवा हो जाएगी संस्था की। ठीक कह रहा हूँ।